हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड यहाँ पे मैंने नोट्स आपके लिए बना के दिए हैं। इन नोट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो नोट्स मैंने अभी बनाए हैं ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में, लेकिन इन चीज़ों को अलग से मैंने एक पेज पे लिख दिया है ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम यहाँ पे ध्यान में रहे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है और क्या क्या नहीं करनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई वैल्यू एडिड कैसे निकलेगा। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वैल्यू एडिड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअली हर फर्म का जो वैल्यू एडिड होगा उसको हम GVA एट MP बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट MP। और अगर मैं सारी की सारी फर्म्स का GVA एट MP ऐड कर दूंगा, मतलब मैं उसका सिग्मा कर दूंगा, सिग्मा GVA एट MP निकाल लूंगा, सारी की सारी फर्म्स का GVA एट MP अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, GDP एट MP आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा GVA एट MP इक्वल्स टू GDP एट MP, ये बात हमने पढ़ी थी। अगली बात ये थी कि भाई वैल्यू एडिड मेथड में जो वैल्यू एडिड हम निकालते हैं, ये वैल्यू एडिड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो ये चीज़ हमने पॉइंट 2 में यहाँ पे डिस्कस की है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे दो केसेस थे, अगर सारा का सारा जो आउटपुट है वो विद इन अकाउंटिंग ईयर सोल्ड हो चुका है, बिक चुका है, व्हेन एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये केस 1 था। और केस 2 था कि व्हेन एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, सारा का सारा आउटपुट अकाउंटिंग ईयर के भीतर नहीं बिका, मतलब कुछ आउटपुट अभी भी बच गया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक अभी भी बच गया। ठीक है, तो दो अलग अलग केसेस है, दोनों केसेस में जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग तरीके से निकलेगा। तो पहले केस 1 की बात करते हैं। जब हमारा सारा आउटपुट विद इन अकाउंटिंग ईयर बिक जाएगा तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होगा। अगली बात है, जब सारा आउटपुट विद इन अकाउंटिंग ईयर नहीं बिकेगा तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा। चेंज इन स्टॉक का मतलब मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आप साथ में इसको लिख लेना। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी मैंने लिख दिया कि भाई चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा। अब मैंने अल्टरनेटिवली आपको यहाँ पे बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। हालांकि अगर देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला भी यही फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे ना सेल्स निकालने का भी हमें फॉर्मूला जो है वो थोड़ा डिस्क्राइब करके दे दिया। क्वांटिटी इनटू प्राइस करूंगा तो सेल्स आ जाएगा और प्लस चेंज इन स्टॉक एज इट इज है। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा जहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा कि भाई अगर क्वेश्चन में सेल्स मेंशन है तो एक्सपोर्ट को हमें इग्नोर कर देना है, एक्सपोर्ट को हमें बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स स्पेसिफिकली मेंशन है, मतलब जो सेल्स है वो डोमेस्टिक है, तो उस केस में हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को भी उस सेल्स में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेल्स जो है वो पूरी चाहिए होती है, एक्सपोर्ट वाली सेल्स भी इंक्लूड करनी होती है हमको। तो अगर सिर्फ और सिर्फ सेल्स शब्द लिखा है तो हम एज्यूम करेंगे कि इसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स इंक्लूड किए गए होंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमें बताया गया कि भाई डोमेस्टिक सेल्स दी गई है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स को जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पे मैंने नोट में लिख दी। अब अगली बात, इस फॉर्मूले में वैल्यू एडिड के फॉर्मूले में इंटरमीडिएट कंजम्पशन शब्द भी यूज होता है। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, तो यहाँ पे देखो हमने वैसे तो पढ़ा था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब वो वाले गुड्स जो हमने रीसेल कर दिए, ठीक है, या फिर हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे लिखी है भाई। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स हुज वैल्यू इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था फ्लोर से ब्रेड बनाने का, तो ब्रेड की वैल्यू में फ्लोर की वैल्यू जुड़ गई थी, तो फ्लोर क्या था, इंटरमीडिएट गुड था। ठीक है, अगली बात यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑन परचेज ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज विच आर मीन्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब जो रीसेल कर दिए जाएंगे या फिर जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जाएंगे वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। यहाँ पे भी एक नोट मैंने लिखा है कि भाई इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इंपोर्ट्स शुड बी इग्नोर्ड। तो इंपोर्ट्स को हम इग्नोर कर देंगे, इंपोर्ट्स को हमें ध्यान ही नहीं देना।
इफ स्पेसिफिकली मेंशन दैट परचेजेस आर डोमेस्टिक देन ऐड इंपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रखा है कि भाई जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, मतलब जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, जो हमने इनपुट खरीदे वो डोमेस्टिक इनपुट्स हैं, तो उस केस में हमें इंपोर्ट को भी उसके अंदर जो है अलग से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हमने पढ़ी थी, 6 प्रिकॉशंस थी वैल्यू एडेड मेथड की। प्रिकॉशन नंबर 1 क्या थी कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। भाई इंटरमीडिएट गुड्स को हमें नहीं इंक्लूड करना, रीजन बीइंग के डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगली बात, सेल्स एंड परचेजेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इज टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। सेल और परचेज जो होगी सेकंड हैंड गुड्स की उसको भी हमें इग्नोर करना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात थी डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। डोमेस्टिक सर्विसेज जो होंगी, जैसे हाउसवाइफ सर्विस देती है अपने घर में, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, लेकिन हाँ अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, अपने खुद की कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमने गुड्स की प्रोडक्शन की, तो वो जरूर हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो तो इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आ गया तो वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब डोमेस्टिक सर्विसेज। अगली बात है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। तो ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज की जो इंप्यूटेड रेंटल वैल्यू होगी वो भी हमें जो है इंक्लूड करनी होती है नेशनल इनकम में, हमने पढ़ा था। और लास्ट बात है चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम। आप इन सभी बातों को एक बार नोट कर लेना अलग से, ताकि आपको पता रहे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस करते टाइम अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें सामने आएंगी तो इन्हीं नोट्स में आप ऐड कर लेना, मैं आपको नोट करवा दूंगा, इन्हीं नोट्स में आप अलग से पॉइंट बना के लिख लेना। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप 5th पॉइंट 6th पॉइंट और सो ऑन पॉइंट्स बना के आगे लिख सकते हैं अगर कुछ न्यू बातें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम सामने आएंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हम रीड करेंगे, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या कहा गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कैलकुलेट द वैल्यू एडेड, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। हमें यहाँ पे वैल्यू एडेड निकालना है बस, ठीक है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो नोट जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। दोनों फर्म्स के लिए हमें वैल्यू एडेड यहाँ पे निकालना है, फर्म ए के लिए भी फर्म बी के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग से मतलब कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। अब नीचे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्म ए के लिए भी और फर्म बी के लिए भी, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए दिया गया, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए दिया गया, परचेज बाय फर्म ए दिया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब तक जो 3 पॉइंट्स पहले थे ये फर्म ए से रिलेटेड थे। उसके बाद सेल्स बाय फर्म बी था और परचेज बाय फर्म बी था, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें फर्म बी से रिलेटेड गिवन थी। तो भाई सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए निकालूंगा, तो हेडिंग डालेंगे वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए। तो फर्म ए के लिए हम सबसे पहले वैल्यू एडेड यहाँ पे जो है निकाल के दिखाएंगे। अब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था हमारा, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो एक बार हम फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई वैल्यू एडेड कैसे निकलता था। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा फॉर्मूला था वैल्यू एडेड फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए, पहला कंपोनेंट चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और अगला कंपोनेंट चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर ये दोनों चीज़ें मुझे पता चल गई, अगर ये दोनों चीज़ें मुझे पता चल गई तो मैं वैल्यू एडेड निकालने में सक्षम रहूँगा, वैल्यू एडेड में निकाल पाऊँगा आसानी से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहाँ पे लिखते हैं भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने लिखा। और भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था, तो भाई 2 केसेस थे। केस नंबर 1 ये था कि भाई जब सारा का सारा जो हमारा आउटपुट है वो बिक गया अकाउंटिंग ईयर में, और केस नंबर 2 था जब सारा का सारा आउटपुट नहीं बिका, मतलब कुछ आउटपुट अभी भी अनसोल्ड है। तो दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला अलग था।
अगर सारा का सारा आउटपुट बिक जाता है विद इन अकाउंटिंग ईयर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होगा, लेकिन अगर सारा का सारा आउटपुट नहीं बिकता तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा। अब ये बात आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगी कि भाई सारा का सारा आउटपुट बिका या नहीं बिका? तो भाई सिंपल सीधी सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इन दोनों में से कुछ भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक या फिर दोनों ही गिवन है, ठीक है, या तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है या तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है या फिर दोनों ही गिवन है, ठीक है, तीनों में से कुछ भी केस हो सकता है, या तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा या सिर्फ ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा या दोनों के दोनों भी गिवन हो सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस हुआ तो आपका जो केस नंबर 2 है वो अप्लाई होगा। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो नहीं बिका, ऐसा मान के हम कैलकुलेशन करके चलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसी एजम्पशन हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सारा का सारा आउटपुट विद इन अकाउंटिंग ईयर बिक चुका है। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा? सेल्स होना चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? सेल्स। अब भाई फर्म ए की जो सेल्स थी वो हमें गिवन है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये डोमेस्टिक सेल्स है। देखो ध्यान से, डोमेस्टिक सेल्स है ये बाय फर्म ए, तो हमें एक्सपोर्ट्स भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। अब तो ये जो सेल्स थी ये डोमेस्टिक थी, ये सेल्स डोमेस्टिक थी, तो मुझे अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स, मुझे एक्सपोर्ट्स भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये मैंने नोट में बात लिखी थी, देखो कि अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा, इफ स्पेसिफिकली मेंशन दैट द सेल्स आर डोमेस्टिक ऐड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, तो एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करना जरूरी है भाई यहाँ पे। तो देखो 4000 तो हमारी डोमेस्टिक सेल्स थी, 4000 करोड़, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा 4000 करोड़ के अंदर 1000 करोड़, तो ये मेरे पास टोटल आ गया 5000 करोड़, 5000 करोड़, ठीक है, रुपीज में लिखेंगे तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। यहाँ पे लिखते हैं हम 5000 करोड़, और माइनस इसमें से क्या करना था? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो भाई यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकाल के बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है इनपुट्स जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें साफ साफ गिवन है परचेज बाय फर्म ए कितना है? 200 करोड़। तो मतलब ये 200 करोड़ जो है ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाला रॉ मटेरियल है, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास सीधा सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया? 200 करोड़। कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लिख देंगे 200 करोड़। तो भाई 5000 करोड़ माइनस 200 करोड़, तो हमारा वैल्यू एडेड कितना आ गया बाय फर्म ए? 4800 करोड़, ठीक है। तो ये तो फर्म ए के लिए हमने वैल्यू एडेड निकाला। अब ऐसे ही वैल्यू एडेड फॉर फर्म बी निकालेंगे, वैल्यू एडेड फॉर फर्म बी, फर्म बी के लिए वैल्यू एडेड निकालेंगे। तो भाई फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पे लिखता हूं मैं वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा। अब अगली बात, मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। तो भाई क्वेश्चन में साफ साफ हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, मैं यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा फर्म बी का? तो भाई यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वगैरह गिवन नहीं है, तो इसका मतलब सारा का सारा स्टॉक विद इन अकाउंटिंग ईयर बिक चुका होगा। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो इक्वल्स टू सेल्स आएगा, और हमें सेल्स गिवन है देखो फर्म बी की, स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है कि डोमेस्टिक सेल्स है या नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सारी की सारी सेल्स इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट वगैरह सब इसी के अंदर जुड़ा हुआ है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सेल्स सीधा सीधा गिवन है 2940। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारे पास? 2940 करोड़, 2940 करोड़ ये हमारी सेल्स थी, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास। और ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हमें डायरेक्टली गिवन है, परचेज बाय फर्म बी, ठीक है, डायरेक्टली गिवन था। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी डायरेक्टली गिवन था हमको, कितना? 1300 करोड़, 1300 करोड़, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2940 करोड़ माइनस 1300 करोड़। तो भाई 2940 माइनस 1300 कितना आ जाएगा? 1640 करोड़। तो ये वैल्यू एडेड आ गया फर्म बी के लिए।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो तीन चीजें यहाँ पे आपसे मांगी गई हैं। सबसे पहले आपसे वैल्यू एडेड मांगा गया है दोनों फर्म्स का, फर्म ए का भी फर्म बी का भी। फिर उसके बाद आपसे जीडीपी एट एमपी मांगा गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद एनडीपी एट एफसी मांगा गया, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, मतलब ये आपकी डोमेस्टिक इनकम मांगी गई है आपसे, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तीनों चीजें आपको निकाल के बतानी है यहाँ पे। सबसे पहले हम वैल्यू एडेड निकालेंगे बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो निकालते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और मैं निकाल रहा हूं वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए। वैल्यू एडेड फॉर फर्म ए हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले। और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे मेंशन करेंगे। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू क्या होता है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बस मुझे ये दोनों अमाउंट्स चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, वैल्यू एडेड निकल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है, फर्म ए और फर्म बी की इन्फॉर्मेशन है। एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्म ए के रिलेशन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्म ए के रिलेशन में तो भाई देखो पॉइंट 1 में तो हमें दिया गया सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, तो ये तो फर्म बी की इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट 2 में दिया गया सेल्स बाय फर्म ए, हाँ तो भाई ये तो फर्म ए की इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट 3 में सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ये फर्म बी की इन्फॉर्मेशन है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, हाँ ये फर्म ए की इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये फर्म बी की इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी भी फर्म बी की इन्फॉर्मेशन है। परचेज बाय फर्म ए, ये फर्म ए की इन्फॉर्मेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है, दोनों के लिए बाद में यूज होगी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, बाद में यूज होगा। सेल्स बाय फर्म ए टू बी, ए ने बी को जो है सामान बेचा, तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है ए और बी के बीच में। तो ये जो पॉइंट्स मैंने टिक किए हैं मैं इनको कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई सेल्स बाय फर्म ए, मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालूंगा। तो देखो ध्यान से, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होता है जनरली। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन होगा तो उस केस में हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे देखो चेंज इन स्टॉक भी गिवन है भाई फर्म ए का, तो मैं वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ध्यान देना इस बात पे, अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन होगा या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा, मतलब हम ऐसी अजम्पशन लेंगे कि पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो विद इन अकाउंटिंग ईयर सेल नहीं हुआ होगा। तो भाई सेल्स कितनी थी फर्म ए की, 500 करोड़, तो यहाँ लिखते हैं 500 करोड़, और प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है भाई फर्म ए का, 20 करोड़, तो यहाँ लिखते हैं 20 करोड़। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, ₹520 करोड़, 520 करोड़ आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज कर चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परचेज बाय फर्म ए हमें गिवन है, परचेज बाय फर्म ए, और एक और चीज हमें गिवन थी सेल बाय फर्म ए टू बी। अब एक बात पे ध्यान देना, सेल बाय फर्म ए टू बी, फर्म ए ने फर्म बी को कुछ माल सेल किया था 200 करोड़ का। भाई हमें टोटल सेल्स जो ऊपर गिवन थी, जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया 500 करोड़, ये वाली सेल बाय फर्म ए, इसके अंदर क्या ये वाली सेल्स ऑलरेडी जुड़ नहीं रखी होगी, पहले से ऐड हो रखी होगी ना, ये तो टोटल सेल्स है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो सेल्स है ना, सेल्स बाय फर्म ए, ये टोटल सेल्स थी। इसके अंदर जो ये वाली सेल्स है, सेल्स बाय फर्म ए टू बी, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 200 करोड़ वाली, तो इसका कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम इसका, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन बची हमारे पास, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसका भी यहाँ पे कुछ नहीं करना हमको, ये वाली इन्फॉर्मेशन बच गई, परचेज बाय फर्म ए। तो ये तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया डायरेक्टली 320 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखो ध्यान से, 520 करोड़, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट था, माइनस मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आया, परचेज कितनी थी फर्म ए की, जो इनपुट परचेज किए थे फर्म ए ने, जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगे अब, तो भाई वो 320 करोड़ थे, 320 करोड़। तो भाई 520 करोड़ माइनस 320 करोड़ कितना आ जाएगा, 200 करोड़, 200
करोड़। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू एडेड बाय फर्म ए आ गया। अब ऐसे ही मुझे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी भी निकालना है, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे वैल्यू एडेड फॉर फर्म बी, वैल्यू एडेड फॉर फर्म बी। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा वैल्यू एडेड के लिए। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा, तो देखो फर्म बी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो देखते हैं हम। फर्म बी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया था सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। भाई फर्म बी ने जो गवर्नमेंट को सेल करी वो वाली सेल्स दे रखी है हमें 100 करोड़। उसके बाद आगे हमें फर्म बी के रिलेशन में यहाँ पे दिया गया सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स, तो 350 करोड़ जो है फर्म बी ने हाउस होल्ड्स को बेचा। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक गिवन था फर्म बी का और अदर इन्फॉर्मेशंस भी सामने दी गई थी। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए यहाँ पे भाई, हमें ना क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, ध्यान देना क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होना चाहिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे सेल्स में क्या क्या आएगा, सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो भाई जो सेल फर्म बी के द्वारा जनरल गवर्नमेंट को की गई है वो वाली सेल्स आएगी 100 करोड़, प्लस जो सेल्स फर्म बी के द्वारा हाउस होल्ड्स को की गई है 350 करोड़ की, वो भी यहाँ पे आएगी, 350 करोड़ वाली सेल भी आ गई यहाँ पे। अब भाई इसके बाद यहाँ पे क्या और कोई सेल्स दी गई है फर्म बी के रिलेशन में, क्या फर्म बी ने और कोई सेल्स वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है फर्म बी के रिलेशन में, तो नहीं है भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है फर्म बी के रिलेशन में और सेल्स की। तो ये वाली सेल्स भी मैंने यहाँ पे कर ली इंक्लूड, ये वाली भी कर ली, और कोई सेल्स मेरे पास है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस मुझे क्या करना है यहाँ पे चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई 40 करोड़, तो यहाँ लिखते हैं 40 करोड़ और माइनस मुझे क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, माइनस मुझे क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक कितना था 30 करोड़, तो ये 30 करोड़ आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट देखो कितना आएगा 450 प्लस 10, ये कितना हो गया 450 और प्लस 10 460 करोड़ आ गया। तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट 460 करोड़। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 460 करोड़। ठीक है, 460 करोड़ आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मैं ये सारी चीज़ें कंसीडर कर चुका हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंसीडर हो चुकी हैं ऊपर से लेके यहाँ तक। अब भाई परचेज बाय फर्म ए दिया गया, परचेज बाय फर्म ए ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं। यहाँ पे जब हमने फर्म ए के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाला था वहाँ पे कंसीडर किया था परचेज बाय फर्म ए। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन का भी कोई काम नहीं है। अब लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन थी सेल्स बाय फर्म ए टू बी। भाई फर्म ए ने फर्म बी को सेल्स की थी, तो इसका मतलब फर्म बी ने परचेज की होगी, फर्म बी की परचेजेज हुई ना, ये फर्म बी की परचेजेज हैं। अब भाई मैंने ये वाली जो सेल्स थी ये फर्म ए में इंक्लूड नहीं की थी, कहीं पे भी फर्म ए का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला था वहां पे इसको नहीं कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल सेल्स गिवन थी फर्म ए की 500 करोड़। ये वाली जो फर्म ए की सेल्स थी 200 करोड़, ये 500 में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ा। लेकिन फर्म बी की जो परचेजेज हैं वो मुझे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, देखो फर्म बी की परचेजेज, तो यही वाली सिर्फ एक लौती परचेजेज मुझे दी गई है इस पूरे क्वेश्चन में, इसके अलावा और कोई परचेज है ही नहीं फर्म बी की। तो इसको मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के तौर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 करोड़ मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये वाला अमाउंट मैंने लिया 200 करोड़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ध्यान से देखना क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे किस तरीके से कंसीडर की। अब मेरे पास यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 460 माइनस 200, तो 260 करोड़ यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यू एडिड आ गया फर्म बी का। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, यहाँ पे मुझे वैल्यू एडिड निकालना था फर्म ए और फर्म बी के लिए। अब आगे मुझसे यहाँ पे जीडीपी एट एमपी मांगा गया, जीडीपी एट एमपी। सबसे पहली बात जीवी एट एमपी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस होता क्या है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है वैल्यू एडिड, मतलब ये जो वैल्यू एडिड हमने निकाला ना ये वाला, ये वैल्यू एडिड, इसी को मैं अल्टरनेटिवली जीवीए एट एमपी भी बोलता हूँ भाई। तो ये जीवीए एट एमपी निकाला मैंने फर्म ए का, और ये जीवीए एट एमपी निकाला मैंने फर्म बी का। ठीक है, ये जीवीए एट एमपी ही तो होता है, तो वैल्यू एडिड को ही हम जीवीए एट एमपी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं ये दोनों जीवीए एट एमपी को जोड़ दूं
मतलब सारी की सारी फर्म्स के जीवीए एट एमपी को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा ना। तो भाई ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर था। अब यहां पे देखना आप सेकंड पॉइंट का आंसर, सेकंड पॉइंट का आंसर देखना, मुझे क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा, यहां पे लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। तो यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया नोट्स में कि भाई जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा जीवीए एट एमपी। तो यहां पे हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। भाई जीवीए एट एमपी दोनों फर्म्स का मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो 200 करोड़ था फर्म ए का और 260 करोड़ था फर्म बी का, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ₹200 करोड़ जो था वो फर्म ए का जीवीए एट एमपी था और ₹260 करोड़ जो था वो फर्म बी का जीवीए एट एमपी था। तो मेरे पास जीडीपी एट एमपी आ गया, कितना आ गया जीडीपी एट एमपी, 460 करोड़, 460 करोड़। ये मेरे पास सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया। अब थर्ड पॉइंट में मेरे से मांगा गया एनडीपी एट एफसी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो थर्ड पॉइंट का आंसर यहां पे निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब एनडीपी एट एफसी, क्या निकालना है भाई, एनडीपी एट एफसी। तो ध्यान से देखना एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा। भाई मुझे जीडीपी एट एमपी पता है ना, देखो ध्यान से, जीडीपी एट एमपी मैंने अभी अभी निकाला। अगर इसमें से मैं डेप्रीसिएशन लेस कर दूं, डेप्रीसिएशन लेस कर दूं तो ये ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है, मुझे एनडीपी एट एफसी निकालना है, नेट चाहिए मुझे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा। अगली बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये एमपी पे है और ये एफसी पे है, तो मुझे एनआईटी भी लेस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से, तब जाके एमपी जो है वो एफसी में कन्वर्ट होगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब यहाँ पे मैं 460 करोड़ में से क्या क्या लेस करूंगा, डेप्रिसिएशन और एनआईटी। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन था कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नेम है। आपको सारे के सारे अल्टरनेटिव नेम्स याद होने चाहिए डेप्रिसिएशन के। तो 120 करोड़ था, यहाँ पे लिखते हैं भाई 120 करोड़ तो मेरा आ गया डेप्रिसिएशन। अगली बात एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए मुझे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा, देखो यहाँ पे दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म 75 करोड़। यहाँ पे सब्सिडीज क्वेश्चन में है ही नहीं। तो जब आप एनआईटी निकालेंगे तो एनआईटी कैसे निकलता था, यहाँ पे देखना ध्यान से, एनआईटी इक्वल्स टू क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता था ना। आप एब्रीवेशंस यूज मत करना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है हमको, 75 करोड़। तो अगर मैं यहाँ पे 75 करोड़ लिख दूं, 75 करोड़ लिख दूं तो सब्सिडीज तो जीरो ही है ना, क्वेश्चन में है ही नहीं। तो एनआईटी भी मेरे पास अल्टीमेटली जो है वो क्या आ जाएगा, एनआईटी भी 75 करोड़ ही तो आएगा, ठीक है। आप एब्रीवेशंस यूज मत करना, आप पूरा पूरा लिखना फुल फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ₹75 करोड़। अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो 460 माइनस करेंगे 120 और माइनस करेंगे यहाँ पे 75, तो ये आ जाएगा 265 करोड़। 265 करोड़ हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया एनडीपी एट एफसी, ठीक है। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल गई, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एक बार आप दोबारा से देख लेना इसको, ठीक है, अच्छे से। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें क्या कहा गया एक बार देखते हैं भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा about a firm X for the year 2000 to 2001, calculate the net value added at market price during that year. Net value added at market price, net value added at market price during that year, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे net value added NVA at MP मांगा गया। क्या मांगा गया भाई, net value added at market price। यहाँ पे देखना NVA एट एमपी, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है जी, ये चीज़ हमें निकालनी है। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी यहाँ पे कि भाई जीवीए एट एमपी क्या होता है। जीवीए एट एमपी का मतलब इंडिविजुअली हर फर्म के द्वारा जितना भी वैल्यू एडेड होता है उसको हम जीवीए एट एमपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं
वैल्यू एडिड निकाल दूं, इसका मतलब अगर मैं फर्म एक्स का वैल्यू एडिड निकाल दूं तो मेरे पास GV8MP आ जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? अगर मैं फर्म एक्स का वैल्यू एडिड निकाल दूं तो GV8MP आ जाएगा। तो इतना काम हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई NV8MP कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम GV8MP निकालेंगे फर्म ए के लिए, मतलब मैं वैल्यू एडिड निकालूंगा, क्योंकि वैल्यू एडिड ही क्या होता है, वैल्यू एडिड ही तो GV8MP होता है। तो फर्म एक्स के लिए हमें क्या निकालना है, फर्म एक्स के लिए हमें वैल्यू एडिड निकालना है, मीन्स GV8MP निकालना है। तो देखो भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड फॉर फर्म एक्स निकालेंगे। वैल्यू एडिड को मैं यहाँ पे अल्टरनेटिवली GV8MP भी तो बोल सकता हूँ ना, वैल्यू एडिड को ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस भी तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे निकालेंगे। तो देखना भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे कैसे निकलेगा। भाई इस क्वेश्चन में क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला लगेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन ना होते तो फिर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स ही लिखता, बट यहाँ पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी हमारे पास आएगा। तो सेल्स कितना था भाई, 90 करोड़, 90 करोड़। और चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में, क्लोजिंग स्टॉक है 25 करोड़, 25 करोड़ माइनस ओपनिंग स्टॉक है 15 करोड़। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15 करोड़। तो ये आ गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो 90 प्लस 10 हो जाएगा ये, ठीक है, 25 माइनस 15 10 हो जाएगा। तो 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100 करोड़। 100 करोड़ हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 100 करोड़ आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, 100 करोड़ आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब भाई इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्वेश्चन में ना डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, देखो 40 करोड़। अब एक चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे ना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माने ये तो इनपुट हुआ, ये तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगा, तो ये भी तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होना चाहिए। तो इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ये भी क्यों ना जोड़ दें हम, मतलब 40 प्लस 15 55 करोड़ कर देते हैं। तो भाई गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है। इसका मतलब ये 15 करोड़ इस 40 करोड़ में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है भाई, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दोबारा थोड़ी ना जोड़ना है, ठीक है, दोबारा थोड़ी ना जोड़ना है, गलत हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फुल अमाउंट जब दे रखा है तो क्यों जोड़ेंगे आप ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि आप क्वेश्चन गलत कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली हमें 40 करोड़ गिवन था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। तो GV8MP कितना आ गया, 60 करोड़ आ गया, ये आ गया GV8MP। बट क्वेश्चन में मुझसे GV8MP नहीं पूछा गया था, मुझसे NV8MP पूछा गया था। तो भाई देखो ध्यान से, मुझसे पूछा गया था NV8MP, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। मेरे पास क्या निकल चुका है, GV8MP। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस और नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में किस चीज का डिफरेंस होना चाहिए, डेप्रीसिएशन का होना चाहिए ना। ये ग्रॉस है और ये नेट है, तो ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है, डेप्रीसिएशन का। ग्रॉस में डेप्रीसिएशन जुड़ा होता है, नेट में नहीं जुड़ा होता। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन हटाना पड़ेगा ना, तो माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन, बस, ठीक है, इतनी सी बात है। तो GV8MP हमने कितना निकाला, 60 करोड़ निकाला ना। अब इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन देखो कितना था भाई, 20 करोड़। तो 20 करोड़ यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। 20 करोड़ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 20 करोड़ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 करोड़। तो ये मेरा आंसर आ गया, यहाँ पे NV8MP आ गया। अब क्वेश्चन में ना और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी जो कि किसी काम की ही नहीं थी, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी काम के नहीं थे, रेंट किसी काम का नहीं था, फालतू में दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये समझ में आ गया कि आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, और इन्फॉर्मेशन आपने ढंग से देख ली वो चीज़ निकालने के लिए, मतलब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा अगर,
तो आप इजीली निकाल लेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बट अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं समझ में आ रखे होंगे, फॉर्मूला आपने समझे नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप गलत इन्फॉर्मेशन को भी कंसीडर कर लेंगे फॉर्मूला के अंदर और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ हमें कंसीडर करनी है और क्या नहीं करनी, और ये चीज़ तभी पता चलेगी जब आपने नोट्स अच्छे से मेरे पढ़े होंगे, लास्ट क्लास अच्छे से देखी होगी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें GVA एट FC निकालना है, GVA एट FC निकालना है भाई, GVA एट FC निकालना है हमको। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है हमको। इन्फॉर्मेशन दी गई है नीचे, सेल्स दिया गया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दिया गया, परचेज ऑफ मशीनरी भी दिया गया और सप्लाई दिया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, GVA एट MP। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब भाई GVA एट FC निकालना है, GVA एट FC निकालना है। एक काम करते हैं भाई, GVA एट MP जरूर पता है कैसे निकलेगा। वैल्यू एडिड ही जो हम निकालते थे ना, वैल्यू एडिड, उसी को तो बोलते थे GVA एट MP। तो वैल्यू एडिड निकाल देते हैं। वैल्यू एडिड को ही मैं अल्टरनेटिवली और क्या बोल सकता हूँ, GVA एट MP बोल सकता हूँ ना। तो पहले तो ये चीज निकालते हैं, बाद में देखेंगे GVA एट FC कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले GVA एट MP निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये कैसे आता था, ये आता था भाई वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला था GVA एट MP निकालने का। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और उसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक 500 करोड़, और चेंज इन स्टॉक में निकाल लूंगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 करोड़ और माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है 30 करोड़। तो यहाँ पे माइनस 10 करोड़ हो जाएगा, माइनस 10 करोड़। तो 500 माइनस 10 कितना हो जाएगा 490 करोड़, 490 करोड़। ये मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 490 करोड़। अब इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, GVA एट MP आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए मुझे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देखो क्या है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 300 करोड़ दिए गए हैं। अब यहाँ पे ना परचेज ऑफ मशीनरी भी दिया गया है। अब आप सोच के बताओ, क्या मशीनरी की परचेज अगर मैंने की तो क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे मेरे? भाई इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो कि या तो रीसेल के पर्पज से खरीदे जाएं या फिर फर्दर प्रोडक्शन में वो कंज्यूम हो जाएं, फाइनल गुड्स के अंदर वो लिप्त हो जाएं। तो क्या मशीनरी मेरे फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाती है क्या, मेरे फाइनल गुड्स में जुड़ जाती है क्या? तो नहीं जी, मशीनरी की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होती। मशीनरी रीसेल पर्पस के लिए यूज नहीं होती। मशीनरी जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे वो फाइनल गुड्स की वैल्यू का पार्ट नहीं बन जाती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू ये रही 300 करोड़। ठीक है, तो ये आ गया डायरेक्टली यहाँ पे 300 करोड़। तो 490 माइनस 300 कितना हो गया 190 करोड़। ये तो आ गया GVA एट MP। बट क्वेश्चन में तो GVA एट क्या पूछा गया था, यहाँ पे लिखते हैं GVA एट FC पूछा गया था। तो भाई GVA एट MP मुझे पता है। अगर मैं इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दूं तो मैं FC पे आ जाऊंगा ना। GVA एट MP पता है, NIT लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। तो भाई GVA एट MP मैंने कितना निकाला 190 करोड़। 190 करोड़ में से क्या करेंगे, NIT लेस करेंगे। तो NIT निकाल लेते हैं यहाँ पे। NIT कैसे आएगा, NIT कैसे आता था भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इस तरीके से आता था। अब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है ही नहीं, जीरो है, माइनस सब्सिडीज हमें दे रखी है, लेकिन कितनी 40 करोड़, 40 करोड़। तो इसका मतलब NIT जो आपके पास आएगा ना वो नेगेटिव अमाउंट आएगा। NIT क्या आएगा, माइनस 40 करोड़ आएगा, माइनस 40 करोड़ आएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा NIT की जगह माइनस 40 करोड़। अब देखो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 190 प्लस 40 कितना हो जाएगा 230 करोड़। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, GVA एट FC आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
GVA@FC, मतलब वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला, ठीक है, GVA@FC निकालने हैं और नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, तो यहाँ पे भी लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे GVA@MP निकालूंगा, मतलब मैं वैल्यू एडिड निकालूंगा। वैल्यू एडिड कैसे आता था भाई, वैल्यू एडिड इक्वल्स टू क्या होता था, वैल्यू एडिड को ही मैं GVA@MP बोलता हूँ, तो वैल्यू एडिड इक्वल्स टू क्या होता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा फॉर्मूला था GVA@MP निकालने का। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक मुझे गिवन है भाई, तो मेरा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखो भाई सेल्स कितनी है यहाँ पे 180 करोड़, 180 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक कितने हैं 15 करोड़, 15 करोड़, तो ये हो गया 195 करोड़। 195 करोड़ हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ लिखते हैं रुपीज 195 करोड़, 195 करोड़ आ गया। अब माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो भाई क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी लग रही है जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, तो भाई कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो। तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया 100 करोड़, 100 करोड़। तो मेरे पास 95 करोड़ क्या आ गया, 95 करोड़ आ गया GVA@MP, बट मुझे तो निकालना है GVA@FC, क्वेश्चन में तो ये मांगा गया। तो भाई GVA@MP में से मैं NIT क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, GVA@FC आ जाएगा। तो यहाँ पे GVA@MP तो हमें पता है 95 करोड़, इसमें से माइनस करना है NIT, तो NIT निकालना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस IDT, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग एब्रीविएशंस यूज मत करना, माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो जीरो हो गया। माइनस सब्सिडीज लेकिन दे रखा है हमको कितना, 10 करोड़, 10 करोड़। तो इस बार भी हमारा NIT नेगेटिव आया, माइनस में आया, तो माइनस 10 करोड़ आ गया, ये माइनस 10 करोड़। तो यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 10 करोड़। तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 95 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 105 करोड़, 105 करोड़ यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मांगा गया, तो यहाँ पे हमें कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVA@FC, ठीक है, ये चीज मांगी गई। तो सबसे पहले तो ध्यान दिया करो कि मांगा क्या गया क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन बाद में देखा करो। तो NVA@FC निकालना है, NVA@FC निकालना है। मैं एक काम करता हूँ भाई, NVA@FC बाद में देखेंगे, पहले तो भाई हम GVA@MP मतलब वैल्यू एडिड निकालते हैं, ठीक है, GVA@MP पहले निकालूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि भाई NVA@FC कैसे निकलता है। मतलब मैं पहले क्या करने वाला हूँ, मैं पहले वैल्यू एडिड फाइंड आउट करूंगा। तो निकालते हैं भाई वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड का मतलब क्या हुआ, GVA@MP, और यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और यहाँ पे मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, और यहाँ पे मुझे क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक गिवन भी है, तो मतलब मैं अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊंगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सेल्स कितना गिवन है भाई, 800 लैक्स, इस बार हमें लैक्स में अमाउंट गिवन है, तो 800 लैक्स, और प्लस चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 20 करोड़ माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना था 50 करोड़, तो भाई 20 माइनस 50 माइनस 30 हो गया, माइनस 30, तो 800 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 770, 770 करोड़ नहीं था, सॉरी ये लैख था ये सारा, ठीक है, ये लैख था, इसको लैख कर लेना, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो ये 770 लैक्स हमें गिवन है। अब माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई क्वेश्चन में ना
डायरेक्टली आपको इंटरमीडिएट परचेजेस देखो गिवन है, इंटरमीडिएट परचेज कितना है, इंटरमीडिएट परचेज है 500 करोड़। अब यहाँ पे ना परचेज ऑफ मशीनरी दिया गया है फॉर ऑन यूज, अपने खुद के यूज के लिए हमने मशीनरी खरीदी, तो क्या इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर अपने खुद के हमने यूज के लिए मशीनरी खरीदी तो भाई इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भाई परचेज ऑफ मशीनरी को थोड़ी ना यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो वैसे भी लिखा गया फॉर ओन यूज, फॉर ओन यूज का मतलब फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए मतलब, ठीक है। तो वैसे अगर बिजनेस यूज के लिए भी होता ना तो भी नहीं करते, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में जो है ये यूज नहीं होता, ये फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता, फाइनल गुड्स की वैल्यू में मर्ज नहीं होती इसकी वैल्यू, ठीक है, जुड़ती नहीं है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इसको मुझे इंक्लूड करना ही नहीं होता। और अगली बात है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल मैंने इंपोर्ट किया, भाई मुझे इंटरमीडिएट परचेजेस ऑलरेडी जब गिवन है, स्पेसिफिकली मेंशन किया ही नहीं गया कि ये डोमेस्टिक है, तो मैं इंपोर्ट को क्यों इंक्लूड करूंगा? तो इंपोर्ट को भी नहीं करना मुझे इंक्लूड, ठीक है, इन दोनों को ही नहीं करना। इंपोर्ट को तो मैं तब इंक्लूड करता जब ये इंटरमीडिएट परचेजेस स्पेसिफिकली मेंशन होता कि भाई ये जो है ये कैसी वाली है, डोमेस्टिक वाली है, तो इसको इंक्लूड करना ही नहीं है मुझे। तो सीधा सीधा मेरे पास क्या आ गया, सीधा सीधा 500 करोड़ आ गया, करोड़ नहीं सॉरी लैक्स, ठीक है, 500 लैक्स आ गया, तो सीधा सीधा 500 लैक्स आ गया। अब भाई यहाँ पे ना देखो एक्सपोर्ट्स भी दिया था क्वेश्चन में, एक्सपोर्ट का भी कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि सेल्स जो है वो डोमेस्टिक थोड़ी ना है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन होता कि डोमेस्टिक सेल्स है तो मैं एक्सपोर्ट को कंसीडर करता, ऐड कर देता, बट यहाँ पे नहीं करना क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो आपको फालतू की दी गई है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मेरे पास 270 तो क्या आ गया, 270 लैक्स तो मेरे पास क्या आ गया, GV8MP आ गया। बट क्वेश्चन में मुझसे मांगा गया था NVA@FC, और मेरे पास जो मैंने निकाला वो तो मैंने निकाला GV8MP। अब GV8MP से NVA@FC पे जाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस करके मैं ग्रॉस से नेट पे चला जाऊंगा। अगली बात मैं माइनस करूंगा NIT माइनस करके मैं MP से FC पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 270 लैक्स माइनस डेप्रीसिएशन कितना गिवन है भाई क्वेश्चन में, तो यहाँ पे गिवन है 30 लैक्स, 30 लैक्स मुझे डेप्रिसिएशन गिवन था क्वेश्चन में डायरेक्टली। और NIT कितना है, तो भाई यहाँ पे ना मेरे पास देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ सब्सिडीज दे रखा है कितना, 40 करोड़। तो अगर मैं NIT निकालूंगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं NIT निकालता हूँ तो भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस है ही नहीं, माइनस में क्या करूँगा, सब्सिडीज, तो वो नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस में आया था। तो 0 - 40 लैक्स होगा यहाँ पे, तो मेरे पास जो NIT आएगा वो नेगेटिव अमाउंट आएगा। NIT इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -40 लैक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई -40 लैक्स, ब्रैकेट में ऐसे -40 लैक्स। तो अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 270 - 30 240 हो गया, 240 + 40 कितना हो गया, 280 हो गया। तो ₹280 लैक्स, ये हमारा आंसर आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपको ध्यान देना है क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है क्वेश्चन में और क्या क्या नहीं करनी। सेल्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि डोमेस्टिक है, इसलिए मैंने एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया। इंटरमीडिएट परचेज भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि डोमेस्टिक है, इसलिए मैंने इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया। और ये जो मशीनरी की परचेज है ये तो भाई हमें करनी ही नहीं होती इंक्लूड, क्यों? क्योंकि मशीनरी जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं होती, वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड नहीं हो जाती। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने फ्लोर को यूज करके ब्रेड बनाया, तो फ्लोर तो ब्रेड का पार्ट बन जाती है ना, फ्लोर तो ब्रेड की वैल्यू में जुड़ जाती है। बट मशीनरी क्या फाइनल गुड्स की वैल्यू में जुड़ जाती है क्या? नहीं जुड़ती। अगर मैं मशीन को यूज करके शूज बनाऊंगा तो क्या मशीन की वैल्यू शूज की वैल्यू में ऐड होकर जुड़ जाएगी? तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। मशीन जो है वो फाइनल गुड्स का पार्ट थोड़ी ना बन जाएगी। तो इसका मतलब ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं होती है मेरी, ये मेरी कैपिटल गुड्स है, ठीक है। इसका मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो ये था क्वेश्चन 6 का आंसर। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हमें ना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें नेट वैल्यू एडेड एट FC दिया हुआ है, ठीक है, NVA@FC दिया हुआ है, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया है, फिर सब्सिडी दिया है और फिर डेप्रिसिएशन दिया है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। मुझे निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। भाई पहली बात तो ये सोचो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कौन से वाले फॉर्मूले में यूज होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडिड निकालने के लिए यूज होता है ना। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, देखो वैल्यू एडिड जब हम निकालते हैं तो इस फॉर्मूले में हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज होता है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
ठीक है, इस तरीके से निकलता था हमारा यहाँ पे वैल्यू एडेड। अब हमसे मांगा गया है ये वाला वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है। अब बात यह है कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट तो तब निकलेगा जब मुझे वैल्यू एडेड पता होगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता होगा। ये दो चीजें अगर मुझे पता चल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो देखो डायरेक्टली गिवन है आपको 75 लैक्स, यहाँ पे तो ये चीज तो गिवन है आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है, ये आपको पता ही नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आपको पता ही नहीं है। और ये वैल्यू एडेड ये भी नहीं पता आपको। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता था? वैल्यू एडेड का मतलब मैंने बताया था GVA@MP, तो ये तो पता ही नहीं है आपको। लेकिन हाँ, आपको NVA@FC जरूर पता है, NVA@FC जरूर पता है। तो एक काम करते हैं ना, NVA@FC पता है तो उसके थ्रू GVA@MP निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो GVA@MP कैसे निकलेगा भाई? जो NVA@FC हमें गिवन है इसके अंदर मैं जोड़ दूं अगर डेप्रीसिएशन ऐड कर दूंगा तो नेट से ग्रॉस पे चले जाऊंगा ना मैं। और अगली बात, इसके अंदर अगर मैं जोड़ दूं NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो FC से MP पे चले जाऊंगा मैं। ठीक है, यही तो काम करना है बस। तो बस इतना काम अगर मैं कर दूं तो मेरे पास GVA@MP आ जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, NVA@FC की वैल्यू थी 100 लैक्स, ये हमें गिवन था 100 लैक्स। इसमें ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन, क्वेश्चन में 10 लैक्स गिवन है भाई, ऐड कर दिया मैंने। और ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्वेश्चन में ना GST गिवन है, देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है डिटेल में, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। तो भाई एक काम करते हैं, NIT निकालते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, NIT कैसे निकलेगा? NIT निकलेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे यहाँ पे GST दिया गया है 20 लैक्स माइनस सब्सिडीज कितनी है? 5 लैक्स। तो मतलब ये आपके पास आ गया 15 लैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया 15 लैक्स। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 15 लैक्स, ठीक है जी। तो देखो भाई 100 प्लस 10, 110 प्लस 15 तो 125 लाख आ गया मेरे पास GVA@MP। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ GVA@MP की वैल्यू एडेड की जगह, तो ये आ गया मेरे पास 125 लाख। अब देखो ये 75 अपोजिट साइड पे आके ऐड हो जाएगा, तो 125 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 200 लैक्स। 200 लैक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया ना। यही तो निकालना था, यही तो मांगा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि भाई मांगा क्या गया और इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। जो मांगा गया वो किस फॉर्मूले में यूज होती है वो आइटम, ठीक है, वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी यहाँ पे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल के बताना है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब बात यहाँ पे भी दोबारा वहीं से आ जाती है कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन से वाले फॉर्मूले में यूज होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हमने अब तक जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं भाई, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले में यूज होता था, वैल्यू एडेड निकालने के लिए। वैल्यू एडेड जब हम निकालते थे तो वो कैसे आता था? वो आता था भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे आता था ना। तो मतलब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में ना एक चीज देखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आपको डायरेक्टली गिवन है 200 लाख, 200 लैक्स आपको ये गिवन है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको निकालना है, ये आपको पता ही नहीं है, तो इसको तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात ये है कि भाई अगर वैल्यू एडेड पता चल गया तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल जाएगा। वैल्यू एडेड अगर पता चल जाए तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? GVA@MP। बट क्वेश्चन में ना GVA@MP तो नहीं दिया, NVA@FC दिया हुआ है। देखो ध्यान से, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है GVA@MP, बट मुझे तो गिवन है NVA@FC। अब NVA@FC से GVA@MP पे जाने के लिए सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, और FC से MP पे जाने के लिए NIT भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे मेरे पास NVA@FC गिवन था 80 लैक्स। इसमें ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 20 लैक्स गिवन है, और NIT मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे निकालते हैं भाई NIT कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे यहाँ पे हमें GST गिवन है 15
15 lakhs और माइनस सब्सिडीज कितना है भाई 5 lakhs, तो ये आ गया 10 lakhs। तो यहाँ पे 10 lakhs मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखो भाई कितना हो जाएगा ये 80 + 20 100, 100 + 10 110 lakhs यहाँ पे आ गया। ये आ गया GVA@MP। अब GVA@MP की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं 110 lakhs। तो अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना था इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो एक काम करेंगे, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो इस साइड पे नेगेटिव में है, माइनस में है, तो इसको मैं अपोजिट साइड ले आ जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस हो गया ना यहाँ पे आके, और ये जो 110 लाख था ये अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 110 हो जाएगा, कितना आ गया 90 lakhs आ गया मेरे पास। ये आ गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, निकल गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, यहाँ पे हमें कहा गया है कि फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है भाई, NVA एट FC, ठीक है, ये चीज़ मांगी गई है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी गई है। सबसे पहले ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years, ठीक है, ये दिया गया हमें 10 lakhs का। फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दिया गया, फिर सेल्स दिया गया, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया गया, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन दिया गया, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है यहाँ पे। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात, मुझसे मांगा गया NVA@FC, बट एक काम करेंगे हम, सबसे पहले ना GVA@MP निकालेंगे, मतलब हम निकालेंगे वैल्यू एडेड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, NVA@FC बाद में निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू एडेड या फिर मैं बोलूँगा GVA@MP, ये वाली आइटम निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, यहां पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें चाहिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो भाई देखो क्वेश्चन में ना सेल्स आपको डायरेक्टली गिवन है, कितना 20 lakhs, और प्लस मुझे चाहिए चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे देखना हमें ना दिया हुआ है अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, और यही हमारा चेंज इन स्टॉक है, इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके जो अमाउंट आता है उसको चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, उसको अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक जो इस साल प्रोड्यूस हुआ था हमारा, जो बिका नहीं, ठीक है, जो बिक नहीं पाया, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यही मेरा जो है चेंज इन स्टॉक है। 2 lakhs यहाँ पे मुझे गिवन है, ठीक है, 2 lakhs यहाँ पे मुझे गिवन है ये। तो ध्यान रखना ये बात कि चेंज इन स्टॉक का एक अल्टरनेटिव नेम भी है हमारे पास, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो आ गया 22 लाख, ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहाँ पे लिख देता हूँ 22 लाख। अब माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है भाई इस क्वेश्चन में, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ना सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आपको दिया गया है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5 लाख। आपको याद होगा जब मैंने आपको नेशनल इनकम यूनिट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे मैंने आपको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में जो है थ्योरी पढ़ाई थी। आपकी स्क्रीन पे आपको अब दिख रहा होगा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। तो एक बार देखो, पढ़ के देखो क्या है भाई ये। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल होता है भाई इसके अंदर, लाइक कोल, वुड एक्सेट्रा। दे आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, एज दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि अब हम इनको रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इनको यूज नहीं कर सकते। ये सिंगल टाइम यूज होते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है, सिंगल टाइम यूज होकर कंज्यूम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोर यूज कर रहा हूँ ब्रेड बनाने में, तो फ्लोर एक ही बार में यूज हो जाएगी, दोबारा थोड़ी ना मैं फ्लोर को यूज कर सकता हूँ, एक ही बार में वो फ्लोर पूरी कंज्यूम हो जाएगी और उससे ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं मशीनरी यूज कर रहा हूँ तो भाई मशीनरी को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, वो जो है वो मेरी कैपिटल गुड्स होती है, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो कैपिटल गुड्स होती है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप्स के होते थे, ये बात हमने पढ़ी थी, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते थे और दूसरे वाले हमने पढ़े थे कैपिटल गुड्स, ठीक है।
तो इस टाइप से हमने ये बातें पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हमें दिया गया है ये हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, बार बार जो है ये प्रोडक्शन में यूज नहीं हो पाता, एक ही बार में कंज्यूम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या ये मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ कि नहीं हुआ? इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ ना, ये फाइनल गुड्स की वैल्यू में सम्मिलित हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 lakhs आ गया मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन कैसे दी गई आपको, ठीक है जी। तो ये आ गया 17 lakhs रुपीज आ गया GVA एट MP। बट मुझे तो क्वेश्चन में NVA एट FC निकालना था, NVA एट FC। अभी तक मैंने क्या निकाला? GVA एट MP निकाला। अब भाई GVA एट MP से NVA एट FC पे जाने के लिए सबसे पहले तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन और फिर माइनस करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। मेरे पास अभी तक 17 लाख रुपीज़ यहाँ पे GVA एट MP निकला था, माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। अब भाई इस क्वेश्चन में ना डेप्रीसिएशन भी डायरेक्टली गिवन नहीं है आपको ना, यहाँ पे ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दिए गए हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आपको यहाँ पे जो है गिवन है क्वेश्चन में, और इनकी वैल्यू है 10 लाख और इनका लाइफ स्पैन आपको दिया गया 10 ईयर्स। तो भाई डेप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 10 लाख कॉस्ट है और यहाँ पे लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो 10 लाख माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू है और डिवाइडेड बाय 10, तो 10/10 कितना हो जाएगा? 1 लाख आ जाएगा ना डेप्रिसिएशन, 1 लाख। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकला यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। डेप्रिसिएशन कैसे निकला यहाँ पे निकालते हैं। डेप्रिसिएशन तो भाई कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू अगर होती तो वो मैं लेस कर देता, ठीक है, बट यहाँ पे है नहीं स्क्रैप वैल्यू। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स की लाइफ थी, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख आ गया ये, ठीक है, 1 लाख आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेप्रिसिएशन निकला यहाँ पे। अब अगली बात, यहाँ पे NIT लेस करना है हमको, NIT। तो NIT कैसे निकलेगा भाई? NIT इक्वल्स टू होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, ये फॉर्मूला था। क्वेश्चन में ना सब्सिडीज तो है ही नहीं, तो जीरो कर दो। अब IDT जो है वो दिया गया है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए गए हैं। देखो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन पे लगने वाले सारे टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 लाख। तो NIT भी हमारे पास कितना आ गया? 1 लाख माइनस 0, 1 लाख ही आएगा। तो NIT आ गया 1 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 1 लाख। तो 17 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो ये हमारा यहाँ पे NVA एट FC निकल गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये था एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, GVA एट FC निकालना है आपको। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपको गिवन है यहाँ पे 1000 यूनिट्स। प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है यहाँ पे 30। डेप्रिसिएशन गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है और GST गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब आपको निकालना है GVA एट MP, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे GVA एट MP। आपको यहाँ पे निकालना है GVA एट FC, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं निकालूंगा GVA एट MP, मतलब मैं निकालूंगा वैल्यू एडिड निकालूंगा मैं सबसे पहले। वैल्यू एडिड को हम GVA एट MP भी बोल सकते हैं। और ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? देखो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पे ना एक आपको मैंने देखो नोट्स में अल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखवाया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इन्फॉर्मेशन जब आपको ऐसी गिवन होगी तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो आपको क्वांटिटी गिवन है यहाँ पे, जितने यूनिट्स मैंने बेचे उनकी क्वांटिटी कितनी थी? 1000 यूनिट्स। और इनटू उनका प्राइस कितना था पर यूनिट का, एक यूनिट का प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना था? 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ में मैंने एक यूनिट बेचा। तो ये मेरे पास सेल्स नहीं आ गई क्या? सेल्स निकालने का ही तो एक फॉर्मूला बन गया ना। मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
तो अब सेल्स की जगह क्वांटिटी इनटू प्राइस आ गया, बस इतना सा चेंज है। क्वांटिटी कौन सी वाली लेनी है, जो बेची है, ठीक है, जो बेची है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड वाले लेने हैं हमको, और इनटू करना है प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे पास कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पे 3000 और माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 2000। तो देखो भाई आ गया 30,000 प्लस 1000, 31,000 आ गया, 31,000 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 31,000 रुपीज़, ठीक है, 31,000 रुपीज़। अब माइनस होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से गिवन है डायरेक्टली 12,000 यहाँ पे आ गया। अब ये आ गया 19,000 रुपीज़, ये आ गया आपके पास GVA एट MP, बट हमें तो निकालना है GVA एट FC। अभी तक हमने GVA एट MP निकाला, तो माइनस कर दो NIT, ठीक है, बस यही तो करना है ना MP से FC पे जाने के लिए। तो ये था हमारे पास 19,000, इसमें से माइनस कर देंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो निकालते हैं यहाँ पे NIT कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे GST गिवन है 6,000 और सब्सिडीज है ही नहीं, 0 है सब्सिडीज। तो NIT कितना आ गया, NIT भी 6,000 ही आ गया ना, अब 6,000 आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं 6,000। तो भाई ये कितना आ गया आपके पास 13,000 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया आपका GVA एट FC, यही तो मांगा गया था ना क्वेश्चन में। तो भाई ये निकल गया हमारा GVA एट FC। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो 19 होंगे। आज हमने 10 क्वेश्चंस ख़त्म किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 9 क्वेश्चंस और आपको करवा के दूंगा वैल्यू एडेड मेथड के, और उसके बाद मैं कुछ आपको सेल्फ जो रिवीजन के लिए क्वेश्चंस भी जो है होमवर्क दूंगा। अब आज का आपका होमवर्क ये है कि भाई ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ठीक है। खुद से करोगे तो ही जो है कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही बातें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है जी। तो ये होमवर्क है आपका, जो क्वेश्चंस मैंने कराए ये आपको दोबारा करने हैं। नेक्स्ट क्लास में 9 क्वेश्चंस आपको और मैं करवा के दूंगा। ये वाली क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने जो है इसको यहीं तक जो है आज सीमित रखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम 9 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये वैल्यू एडेड मेथड जो हमारा था ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे।